हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में हम रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमी के एमसीक्यूज देखेंगे। स्टूडेंट, आज मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। यस, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेके आई हूँ एमसीक्यूज में जो कि बहुत हेल्पफुल करेगा अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरे लेक्चर को देखेंगे चैनल पर, या फिर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले 2 लेक्चर हमने कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आज के कंसेप्ट में, आज की क्लास में जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं तो अबीपीडिया आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है, जहां पर लेक्चर होंगे, एमसीक्यूज होगा, डाउट सेशन होंगे, A to Z होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको क्या करना है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए नंबर है, इसको यहाँ पर आपने ज्वाइन करना है। देखिए नंबर आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है तो यहाँ पर लिख रही हूँ 7837773651। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, और इसका पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगा। कोई भी जानकारी है इस नंबर पर कॉल करेंगे, आपकी पूरी हेल्प होगी। और एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है, तो ऐसे मत सोचिए कब एग्ज़ाम डेट आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अभी अपना तैयार रहिए, तैयारी करके रखिए, और एग्ज़ाम डेट जैसे आएगा तब हमने सिर्फ रिवीजन करना है। तो चलिए स्टूडेंट, आपके तैयारी को बूस्ट करते हुए ये मैं आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 4 कंसेप्ट से क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए क्या लग रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। वेरियस फर्स्ट बोल रहा है वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट द कंज्यूमर कैन परचेज, ये है, और यहाँ पर 4 आपके पास है, मैच द फॉलोइंग है, मतलब इससे आपको 4 कंसेप्ट समझ आएगा। उसके बाद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सी है द सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व, डिफरेंस कर्व है, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ बजट लाइन ऑन अ इनडिफरेंस कर्व। क्या होगा, 4 कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट जो है इनडिफरेंस मैप है, इनडिफरेंस कर्व है, बजट लाइन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा और 4 कंसेप्ट आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। राइट, देखिए सबसे पहले आया था इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, गुड्स एक्स और गुड्स वाई के बीच में कम्बिनेशन होती है। इट मीन्स जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऐसे दोनों को कंज्यूम करेगा कि उसको जो भी कर रहा है इस सारे कर्व पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, और वो एक्स इंक्रीज करने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन याद रखिएगा सारे पॉइंट ऑन आईसी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको, उस कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। और डिफरेंट गुड्स की कम्बिनेशन को हम इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं, कंज्यूमर करता है। तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। फिर क्या था, बजट लाइन। बजट लाइन, अगर उसके पास कितना पैसा है, राइट, वो उसके पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये से वो मैक्सिमम 100 रुपये से कितना कम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सकता है, उसका बजट लाइन शो करता है। तो ये है बजट लाइन। ओके, गुड्स एक्स गुड्स वाई, बजट लाइन। इससे अबव जो होंगी, मतलब इससे बिलो अनअफोर्डेबल होगा और बिलो होगी अफोर्डेबल, मतलब जितना भी गुड्स है वो इस बजट लाइन के अंडर ही वो खरीदेगा। बजट लाइन होता है, इसको बजट लाइन बोलते हैं। राइट, बजट लाइन। फिर क्या था, इनडिफरेंस मैप। बहुत सारे, राइट, मल्टीपल इनडिफरेंस कर्व को हम इनडिफरेंस मैप बोलते हैं। बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व को, इनडिफरेंस जो कर्व होता है, आईसी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम इनडिफरेंस मैप बोलते हैं। समझ आया। उसके बाद बात करेंगे जब बजट लाइन
बजट लाइन जो आईसी है इससे टेंजेंट होता है। इट मीन्स जो हमारा बजट लाइन है उस पे आईसी टेंजेंट होता है तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स कंज्यूमर के पास जो गिवन प्राइस और गिवन इनकम में वो बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले रहा है, दैट मीन्स वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहा है। और बजट लाइन से जो आईसी है वो टेंजेंट होता है। तो ये गुड एक्स हो गया, गुड वाई हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गिवन इनकम गिवन प्राइस पर वो बेस्ट लेवल ऑफ चूज कर रहा है, बेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जिसका ये होता है, फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y। MRS होता है स्लोप ऑफ आईसी एंड ये बजट लाइन है। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल होते हैं तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब इसको ट्राई करिएगा। क्या है, परचेज है, मतलब कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कंज्यूमर परचेज कर रहा है, तो वो क्या होगा, बजट लाइन होगा। मतलब फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर है, चलो मिल गया, राइट। फिर है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। मैंने ये बोला कि जितनी भी कर्व आईसी पर जितनी भी कम्बिनेशन ऑफ गुड्स होता है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इट मीन्स वो होता है आपका आईसी, बी का सेकेंड, ठीक है। सेट ऑफ इंडिफरेंस, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, जब बजट लाइन मीट करता है आईसी से और उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फॉर्मूला मैं फिर से लिख रही हूँ, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, ये बजट लाइन हो गया, ये स्लोप ऑफ आईसी हो गया। समझ आया स्टूडेंट? चले आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो देखिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ये रहा, आ गया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस आईसी का स्लोप होता है वो क्या होता है, 1 होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है और बजट लाइन होता है। वैसे थोड़ा बहुत अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया, लेकिन सिर्फ इसके बारे में मैं बताने के लिए क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ। इसके साथ मैं 3 कंसेप्ट आपको बताऊंगी। क्या, स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आइसोकॉन और स्लोप ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछता है कि आईसी का इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है तो वो होता है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि इस प्रकार से होता है, गुड एक्स और गुड वाई, और वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इट मीन्स एक्स ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए वाई को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। फिर आती है स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। अगर आइसोकॉन्ट का स्लोप पूछता है आपसे, आइसोकॉन्ट का स्लोप पूछता है तो वो होता है स्टूडेंट MRTS, ओके, लेबर और कैपिटल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर और कैपिटल। ओके, इसका भी कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन लेबर और कैपिटल, मतलब एक ज़्यादा लेबर लेने के लिए कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फिर अगर आपसे पूछते हैं स्लोप ऑफ PPC, स्लोप ऑफ PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है, तो यहाँ पर होगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन और वो होगा MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ आया, अगर MRS XY का स्लोप मतलब IC का स्लोप पूछता है तो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्स का क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि ये दोनों कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को कम करते हैं, मीन सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन स्लोप ऑफ PPC का क्या होता है,
कनकेव होता है, मतलब एक इंक्रीज करने के लिए दूसरे को भी इंक्रीज कर रहे हैं, और इसका स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स हो गया और ये कंज्यूमर गुड्स हो गया, यहाँ पर मैंने स्लोप दे दिया। समझ आया? तो एक क्वेश्चन के साथ हमने 3 कंसेप्ट को समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही आंसर आपसे पूछा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और आप 1 मत करिएगा, अगर लीनियर कर्व होती हैं तो 1 होती हैं स्लोपिंग, अगर मार्जिनल मतलब अगर इनडिफरेंस का स्लोप पूछता है आपको तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती हैं स्लोप अगर पूछता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये भी इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेटमेंट 1, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर द इक्वल। बोलता है जब स्ट्रेट लाइन होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल, राइट। और पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल नहीं होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए इसको समझते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है, पहले बोला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन को लीनियर कर्व भी बोलते हैं, यही है स्ट्रेट लाइन, एक्स, ओके, एक्स और ले लेते हैं वाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और फिर उसने क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसका कर्व यही होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मीन्स कुछ नहीं बोल रहा है, ये है लीनियर कर्व और ये है नॉन लीनियर कर्व। ओके, लीनियर कर्व और नॉन लीनियर कर्व, और इसमें ही इलास्टिसिटी आपसे पूछा है। तो बोलता है कि जब लीनियर कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन होता है तो इलास्टिसिटी सेम होते, नो स्टूडेंट, हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी डिफरेंट होता है। जब आपका स्ट्रेट लाइन होता है तो इलास्टिसिटी डिफरेंट होते हैं, प्लीज़ इसको नोट करेंगे, इलास्टिसिटी डिफरेंट होगा और स्लोप क्या होगा, सेम, स्लोप सेम होगी। अगर आपसे स्लोप पूछते हैं तो सेम होता है, लेकिन अगर इलास्टिसिटी इसको डिनोट ऐसे करते हैं, वो डिफरेंट होता है, 0 से इन्फिनाइट तक जाता है। ओके, अगर नॉन लीनियर ये पूछते हैं, नॉन लीनियर या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें इलास्टिसिटी सेम होता है, इलास्टिसिटी सेम होती है और स्लोप क्या होता है, स्लोप डिफरेंट होती है, राइट, डिफरेंट होता है स्लोप, और इलास्टिसिटी सेम मतलब 1 होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं AFC का स्लोप क्या होता है, सो माफ कीजिएगा, इलास्टिसिटी क्या होता है, 1 होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेट लाइन में इलास्टिसिटी सेम होते, इक्वल होते, नो, इसमें डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट गलत है। ऑन एवरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला the shape demand curve the point elasticity are not equal, no, equal, same होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, राइट, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, समझ आया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच कॉस्ट कर्व इज नॉट रिकवर्ड, ऐसा कौन सा कॉस्ट कर्व है जो रिकवर नहीं होता है। और बहुत सारे कॉस्ट कर्व मैं लेके आई हूँ, A to Z मैं आपको समझाऊंगी। प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और संक कॉस्ट। आंसर में भी आपको पता होगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारे कॉस्ट हम बात करेंगे। तो आंसर वैसे डी है, जो संक कॉस्ट होता है वो रिकवर नहीं होता है, वो वापस आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ऐसा कॉस्ट का नाम बताइए जो रिकवर नहीं होता है, वो होता है संक कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आउटपुट के साथ इंक्रीज नहीं होता है, आउटपुट के साथ, राइट, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होते हैं, कॉस्ट जो सेम होता है उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं।
आउटपुट के साथ कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आउटपुट के साथ इंक्रीज होता है, राइट। ये आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट। तो फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल जैसे मशीन, बिल्डिंग्स खरीदते हैं वो फिक्स कॉस्ट होता है। वही वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि रॉ मटेरियल आपने खरीदा वो होता है, और आपने क्या खरीदा, जैसे कि आप लेबर अपॉइंट करते हैं टेम्परेरी बेसिस पर, तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हुआ। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वन एक्स्ट्रा, मतलब कि मान लीजिए आप 10 लेबर को एम्प्लॉय कर रहे थे, अगर आपने 5 और लेबर को एम्प्लॉय किया तो आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कॉस्ट पर क्या इंक्रीज पड़ा, तो इसको बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट। 1 यूनिट मोर एडिशनल कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, उसको मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल 1 एक्स्ट्रा कॉस्ट। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इट मीन स्टूडेंट समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए आप रोशनी मैम की क्लास, आप मेरी क्लास यहाँ पर देख रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को फॉरगो कर रहे होंगे, जैसे कि खेलना या फिर कहीं बात करना, मोबाइल पे बात करना, या फिर आपने कुछ भी सोशल मीडिया चलाना, तो उन सब चीज़ों को फॉरगो कर रहे हैं मेरी क्लास देखने के लिए। तो आपसे पूछेंगे कि रोशनी मैम की क्लास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि जो चीज़ आप फॉरगो कर रहे हैं वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर समझिएगा, जो चीज़ आप फॉरगो कर रहे हैं वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बोलते हैं सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ओके। जिसको फॉरगो कर रहे हैं वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि थर्ड पार्टी बियर करता है। मान लो कि 2 पर्सन कोई भी चीज़ में डील में इन्वॉल्व है, लेकिन उन दोनों के डील में इन्वॉल्व होने से थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करता है। एक इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करता है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को पोल्यूशन का इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो डील में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी वो बियर कर रहे हैं कुछ, तो एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि थर्ड पार्टी बियर करता है। पोल्यूशन कोई और कर रहा है और उसको सफ़र कोई और कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, थर्ड पार्टी। प्राइवेट कॉस्ट, कोई भी इन्वेस्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कि बुक ऑफ अकाउंट में इंक्लूड होता है, आपके अकाउंट बुक में लिखा जाता है, जैसे कि आपने लेबर को हायर किया, रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन खरीदा, जो कि सब कुछ विजिबल होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि इनविजिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेबर को एम्प्लॉयड ना करके आप खुद एम्प्लॉयड, मतलब खुद काम कर रहे हो, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो कि विजिबल नहीं होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो बुक ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, राइट, एक्सपेंडिचर को कर रहे हो, जैसे कि लेबर को हायर करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो सारे कॉस्ट क्या होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। फिर आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, जिसको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बोलते हैं, प्रमोशनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हो जिससे आपकी प्रोडक्ट की सेल हो, तो सेल बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। फिर आता है सोशल कॉस्ट। हमने पढ़ा प्राइवेट कॉस्ट और हमने पढ़ा एक्सटर्नल कॉस्ट। जब दोनों को मिला देते हैं तो वो होता है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट, ओके, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, राइट, कॉस्ट,
इन दोनों को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। समझ आया? आगे चलते हैं। ओके तो ये सारे कॉस्ट हमने पढ़ा। एक और कॉस्ट क्या था? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि रिकवर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डी आंसर होगा। इसके साथ और भी सारे कॉस्ट हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे एमसी कर्व कट कर्व एट देयर मिनिमम को पॉइंट। जो एमसी है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो कि मिनिमम से काटता है किस किस के? एवीसी के और एसी, एएफसी के, एवीसी के, एसी, एएफसी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चंस करें, पहले डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो क्या है? क्वांटिटी, ये जीरो, ये आपके सारे कॉस्ट हो जाते हैं। सबसे पहले होता है एसी, फिर आपका होता है एबीसी। इन दोनों के बीच में जो गैप होती है वो नैरो होती रहती है और दोनों वो ये यू शेप के होते हैं। एवीसी। फिर इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करता है एमसी और एएफसी भी बना देती हूँ। एएफसी। अगर क्वेश्चन कल को आता है कौन से कर्व को एमसी कट नहीं करता है, वो होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में होता है और इसकी इलास्टिसिटी 1 होती है। अभी पढ़ के आए हैं ना। और इसको किसको कट करता है? एसी और एबीसी। ओके ये है। और इसकी गैप नैरो होती हैं। एमसी इस दोनों के मिनिमम पॉइंट से कट करता है। सबसे पहले मिनिमम पॉइंट एमसी की आती हैं, फिर मिनिमम पॉइंट एबीसी की आती हैं, फिर मिनिमम पॉइंट एसी की आती हैं। क्यों बाद में आती हैं? क्योंकि एसी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ एएफसी होता है और एबीसी होता है, दोनों का कम्बिनेशन होता है, इसीलिए उसके मिनिमम पॉइंट बाद में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी और एसी। चलिए आगे चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ फर्म हैज वेरिएबल कॉस्ट इज 1000 at 5 unit of output. Fixed cost are 400. What will be the average cost curve is 5 unit of output. आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है क्या बताना है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट? तो आपको एसी बताना है बेसिकली। एसी क्या होता है? एवीसी होता है प्लस एएफसी होता है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होती है। जो जो लिखा हुआ है लिख देते हैं यहाँ पर। 1000 प्लस 400 इज इक्वल टू 5। ओके तो कितना हो गया आपका? 1400। ओके हाँ 1400 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5। ठीक है तो ये होता है। AC क्या होता है? AVC प्लस AFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या होगा। बस इसको लिख लेना है 1400 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इसके साथ इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिएगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आप पे मैंने छोड़ दिया। इसी के साथ मैं आपको 3 चीज़ बताती हूँ। TC होता है आपका, AC होता है और MC होता है। इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। TC आपका टोटल कॉस्ट होता है, AC आपका TC अपॉन क्वांटिटी होती है। TC में आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को प्लस करके क्वांटिटी करेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट बोलते हैं, पर यूनिट कॉस्ट। राइट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q होता है। राइट चेंज इन Q होता है। ये आपकी एडिशनल कॉस्ट बताती है मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN-1। ये भी फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके
तो टीसी आपका कितनी क्वांटिटी पर कितनी प्राइस मिल रही है, एसी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट बताता है, ये एडिशनल कॉस्ट बताता है कि एक और लेबर को एम्प्लॉयड करने के बाद टोटल कॉस्ट कितना आया, ये आपको बताता है। समझ आया स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हमने देखा, इसका ज़रूर आप आंसर बताइएगा। फिर से स्टूडेंट मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी, अभी पीडिया के द्वारा रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिट के लिए कंप्लीट कोर्स लाया गया है, जिसमें आपके लेक्चर्स होंगे प्लस एमसीक्यूज होंगे, आपके डाउट सेशन भी होंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि पूरी कंप्लीट कोर्स होगी। क्या करना है आपने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर जाइएगा, व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको विजिबल नहीं है तो 7837773651 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। यहीं पर आज की क्लास को एंड करते हैं। राइट, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आज तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन समझे, इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है मैं आपके लिए लेके आऊँगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी कोई भी टीचर के द्वारा आपके लिए लेक्चर लाया जाता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम डेट का वेट मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और अभी तैयारी करना स्टार्ट करें। पूरी अभी पीडिया की टीम आपकी हेल्प करेगी। चलिए स्टूडेंट,